गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के सेशन का हमारा पर्पस है कि जो महिलाएं घरेलू हिंसा या डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हैं या उनको लगता है कि उन पर घरेलू हिंसा हो सकती है या डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो उनके पास कानूनन कितनी सहायताएं उनको प्रोवाइडेड हैं, जो लीगल हैं, लीगल रेमेडीज क्या हैं उनके पास उनकी रक्षा के लिए, और वो कितनी जल्दी उसे और कैसे उन्हें मिल सकती हैं। क्योंकि घरेलू हिंसा बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है और हमारी देश की और पूरी दुनिया में काफी ज्यादा महिलाएं इसकी शिकार हैं। और कोविड के चलते नंबर डबल हो गया है, नंबर बढ़ गया है कि कितनी महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है लॉकडाउन की वजह से। तो आज हम इस टॉपिक पे और हम इस पे इससे कैसे डील करेंगे, हम इसके लिए हम बात करेंगे एडवोकेट शोभा गुप्ता से, जो फाउंडर है वी द वुमेन ऑफ इंडिया की। हेलो मैम, वी हाय मेधा। हैप्पी टू हैव यू हियर। सो आप हमें, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है, कि कौन कौन सी चीजें डोमेस्टिक वायलेंस कहलाती हैं या घरेलू हिंसा होती है। सो हेलो फ्रेंड्स, सबको आई होप एवरीबडी इज कीपिंग सेफ, स्टेइंग सेफ। मेरा ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और एज यू नो ये हमने टॉपिक रखा भी इसीलिए है कि न केवल हमेशा ही घरेलू हिंसा होती है और महिलाएं सफर करती हैं, और ऐसा नहीं है कि सब लोगों को कानून की बड़े आराम से जानकारी है। इंफॉर्मेशन इतने फ्लोट नहीं होती है कि सबको, जो एजुकेटेड हैं नॉन एजुकेटेड हैं, सबको इस बारे में जानकारी हो कि प्रोविजंस ऑफ लॉ क्या है या कानूनी मदद क्या है, कानून के प्रोविजंस क्या हैं, कैसे मदद ली जा सकती है, कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कोविड, एज यू राइटली सेड, कोविड के दौरान ये सिचुएशन बहुत सीरियस हो गई है और केसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए, डबल से ज्यादा हो गए हैं एक्चुअली। तो अगर आप नेशनल डेटा देखें या जितना डेटा आ पा रहा है, डेटा हमेशा करेक्ट नहीं होता क्योंकि सारे केसेस तो आ ही नहीं पाते, रिपोर्ट ही नहीं होते हैं, बट जो डेटा आ भी पा रहा है उसके हिसाब से भी केसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। अब उसको एड्रेस कैसे करना है, क्या कोई सॉल्यूशन है, या फीमेल को ये सोचना है अभी कि कोविड है उनको ये सब सहना ही है, ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो हम एक एक करके लेते हैं। पहला, एज यू आस्क्ड, डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब क्या है, घरेलू हिंसा का मतलब क्या है, किस को घरेलू हिंसा कहते हैं। तो घरेलू हिंसा किसी भी किस्म की, आपको फिजिकली किसी ने मारा, आपको इमोशनली टॉर्चर किया, मेंटली टॉर्चर किया, आपको इकोनॉमिकली टॉर्चर किया। मैं टॉर्चर वर्ड एक बड़ा सिंपल वर्ड यूज कर रही हूँ। इसका मतलब, टॉर्चर से मतलब है किसी भी तरह से आपको परेशान किया गया, तो आपकी इकोनॉमिक ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो रही। जैसे मान लीजिए कि आपको अपना किसी भी सामान को खरीदने के लिए या दवाइयों को खरीदने के लिए, अदरवाइज आपके पैसे की बहुत तरीके से ज़रूरत होती है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि आपके हस्बैंड या आपके घर में सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपकी इंडिविजुअल ज़रूरतें भी होती हैं। तो आपको फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली अगर कोई कैसे भी हैरेस करता है, वो सब घरेलू हिंसा में आ जाता है। उसमें सेक्सुअली अब्यूज होता है। मान लीजिए आपके हस्बैंड ने या आपके इन लॉज ने आपको सेक्सुअली अब्यूज किया, या एक लाइकलीहुड हो, एक पॉसिबिलिटी हो। अब ऐसा नहीं कि आपने ऐसे हवाई कुछ समझ लिया, पर असल में आपको वो संभावनाएं दिख रही है, आपने बचा लिया। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक इंसिडेंट अभी पीछे था कि मुझे एक लेडी ने फोन किया, उसने बोला कि उसके फादर इन लॉ रूम में आ गए, उनको फ्रैक्चर था लेग में, तो वो आराम से जल्दी से उठ नहीं पाई। उनके फादर इन लॉ ने लैच कर लिया दरवाजा, अंदर से लैच कर लिया मतलब बंद कर लिया, और उनको ग्रैब करा। अब ये एक्चुअली सेक्सुअली अब्यूज हो गया। रेप होना तो रेप है, और ये सेक्सुअल अब्यूज है, ये सेक्सुअल मॉलेस्टेशन है। तो उनके संग सेक्सुअल अब्यूज हो गया, पर अज्यूम करिए कि उन्होंने दरवाजा बंद करके और कुछ बातें बोली होती, राइट, या ये बोला होता कि मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में ये फील करता हूँ, जो उस दिन भी उन्होंने बोला था
तो अब आपके अंदर एक बहुत पॉसिबिलिटी जनरेट हो गई है आपके सराउंडिंग की वजह से, उस घटना की वजह से, कि आपके साथ नेक्स्ट में एक्चुअली हो सकता है फिजिकल अब्यूज या कुछ और। तो ये लाइकलीहुड भी सेक्सुअल ये डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन में आ जाता है। तो ऐसी सारी चीजें बेसिकली आप ये कह दीजिए कि ऐसा कुछ भी जो आपको पसंद नहीं है वो सब डोमेस्टिक वायलेंस में आएगा, पर वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप के थ्रू होना जरूरी है। तो ऐसा नहीं किसी बाहर वाले ने कुछ कर दिया आपको, घर में आपके संग कुछ हो रहा है, आपके रिश्तेदारों के थ्रू आपके साथ कुछ हो रहा है, और वो ऐसी कोई घटना जो आपको समझ नहीं आती, आपकी इच्छा के विरुद्ध है, आपको शारीरिक, मानसिक, इमोशनल किसी भी तरह से कोई कष्ट पहुंचाती है, वो सब डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। अच्छा, तो इस जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, इसके अंडर कौन-कौन जाके कंप्लेंट कर सकता है लॉज, या और किसके अगेंस्ट ये हम कंप्लेन कर सकते हैं? तो एक्ट का नाम है जिसको हम बहुत सिंपलिस्टिक तरीके से बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ठीक है ना। बट एक्ट का फुल नेम इनकॉर्पोरेट्स वायलेंस अगेंस्ट विमेन, मतलब वहां विमेन वर्ड इन्वॉल्व है। तो ये जो 2005 में एक्ट आया, इट इज मेंट फॉर महिलाओं के खिलाफ होने वाली घरेलू हिंसा से उनका बचाव करना। तो तय बात है कि जो विक्टिम है वो केवल और केवल महिला हो सकती है। तो कोई पुरुष कंप्लेंट नहीं कर सकता ये बोलकर कि मेरे संग मेरी वाइफ ने अत्याचार किया। अनफॉर्चुनेटली इस एक्ट में वो कवर्ड नहीं है। आप वो सीधा इंडियन पिनल कोड में आप जा सकते हैं, उसकी धाराएं लग सकती हैं, पर इस एक्ट के तहत वो कोई प्रोटेक्शन नहीं। ये एक्ट प्रिसाइसली बना है औरतों के लिए। तो इसमें जो विक्टिम है, जो कंप्लेंट कर सकती है, वो महिला हो सकती है। तुम्हारा दूसरा सवाल ये था मेरा कि किसके खिलाफ कर सकते हैं। तो किसके खिलाफ कर सकते हैं, वो हर व्यक्ति, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, जो कि आपके डोमेस्टिक रिलेशनशिप में आता है, घरेलू रिलेशनशिप की परिभाषा में आता है। अब घरेलू रिलेशनशिप क्या है? घरेलू रिलेशनशिप किसी भी तरह की रिश्तेदारी जो आपकी, चाहे आप उस घर में पैदा हुए इसलिए बन रही है या उस घर में आपकी शादी हुई है इसलिए बनी, ठीक है। ये जरूरी नहीं है केवल ससुराल वालों के खिलाफ। एक लड़की अपने पिता के खिलाफ भी जा सकती है। लिव इन रिलेशनशिप में कि अगर दो पर्सन, मेल एंड फीमेल, रिलेशनशिप में है, लिव इन में, शादी नहीं है, पर वो एज अ हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, उसमें ये जरूरी है कि आप एज अ फ्रेंड्स रह रहे हैं, तो डोमेस्टिक वायलेंस में आप नहीं आ पाएंगे, क्योंकि एज अ फ्रेंड्स एक वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप की डिफाइन नहीं किया है अभी तक। तो या तो आपकी एक बाय बर्थ एक नेचुरल रिलेशनशिप है, या बिकॉज ऑफ मैरिज आपकी कोई रिलेशनशिप बनी है, वो किसी भी किस्म की हो। किसी के ब्रदर इन लॉ हो सकते हैं, फादर इन लॉ हो सकते हैं, हस्बैंड, और डिस्टेंट रिलेशनशिप, आप जिस घर में रह रहे हैं उनके साथ, या आप अदरवाइज वहां जाके रहे हैं, ठीक है। तो आप उन सारे इश्यूज में आप डोमेस्टिक रिलेशनशिप में आ सकते हैं। पर ऐसा नहीं कि आप जिनके संग रहते ही नहीं हो उनके खिलाफ नहीं कर पाएंगे। आप उनके संग रहते थे या रहते हैं, मतलब आपका उनके संग लिविंग रिलेशनशिप होना चाहिए था। करंटली है या पहले भी था, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक लड़की, एक महिला अपने इन लॉज के संग रहती थी, अब वो छोड़ के आ गई है, अपने हस्बैंड के संग अलग रह रही है, पर अभी भी उनको लगता है कि उनके संग कुछ इस तरह का टॉर्चर हुआ या कुछ और हुआ, कोई भी वायलेंस हुआ जो कि डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन में आ रहा है, तो उनके खिलाफ भी कर सकते हैं। सिमिलरली एक डॉटर अपने फादर के खिलाफ कर सकती है, अपने मदर के खिलाफ कर सकती है। तो उसमें ये नहीं कि आप फीमेल्स के खिलाफ नहीं कर सकते, आप उन सब के खिलाफ कर सकते हो जो भी आपकी डोमेस्टिक रिलेशनशिप में आ रहे हैं। और ये हम कंप्लेन कहाँ और किसके पास जाके कर सकते हैं? देखो, एक सबसे आसान तरीका होता है किसी भी कंप्लेंट को करने का, या जो हम लोगों को आमतौर पे समझ में आता है कि कंप्लेंट का मतलब क्या है, पुलिस तक पहुंचे, ठीक है ना। तो एक सबसे आसान तरीका है कि आप 100 नंबर डायल कर दो, 100 100 नंबर डायल कर दो,
ये सबसे आसान तरीका है। एक दूसरा नंबर है 112 112, आप उस पे भी डायल करेंगे तो आपको लेके पे 100 पे ही जाते हैं, पर या तो आप 112 पे कर दीजिए या 100 पे कर दीजिए। इन दोनों नंबर से आप सीधा सीधा पुलिस तक पहुंच जाते हैं और कंप्लेंट हो जाती है। जैसे ही आप 100 नंबर डायल करेंगे, एक ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होता है ये कॉल हमेशा, और इसकी ऑटोमेटिकली एक एंट्री रजिस्टर हो जाती है। द मोमेंट आपने 100 नंबर डायल करा, आप चाहे ना चाहें, आपके फोन से गया हुआ फोन इमीडिएटली एंट्री हो जाती है टाइम के साथ, टाइम एंड डेट के साथ। तो अगर आपने 2:57 पे फोन किया तो 2:57 वहां एंट्री हो जाएगी। मान लीजिए मैंने किया तो शोभा गुप्ता 2:57, मैंने दिल्ली से किया तो दिल्ली किस थाने पे किया, क्या बात हुई है, किससे बात हुई, सब रिकॉर्ड होता है। ठीक है, एंड दिस इज ऑल कंप्यूटर कंट्रोल। तो वो उसमें ऐसा नहीं कि मैनुअली आप कुछ कर सकते हैं, वो प्रोग्राम्ड है, वो होगा ही होगा रिकॉर्ड। ठीक है, तो उसमें कोई प्ले नहीं। 100 पे करें चाहे 112 पे करें, दोनों में ये सुविधा है। आप सिमिलरली कर सकते हैं 181 181 181, ये नेशनल विमेन हेल्पलाइन नंबर, महिलाओं की सुविधा के लिए, महिलाओं की सहायता के लिए पूरे कंट्री का एक कॉमन नंबर है ये। ठीक है, आप कहीं से भी डायल करिए, आपकी उस स्टेट की हेल्पलाइन को ये कनेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप पुलिस कंप्लेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप 181 पे चले जाएं। ये बहुत आसान से तरीके, छोटे नंबर है, याद करना आसान है और तुरंत फोन हो सकता है। अब अगर 100 नंबर पे डायल करेंगे तो क्या होगा, पुलिस आपके घर आएगी, बहुत जल्दी आती है, आपको इमीडिएटली पहले कॉल बैक आएगा, पुलिस आपके घर आएगी, आपसे बातचीत करेगी। अगर वहां समझाने से काम चलता है समझा के जाएंगे, अगर समझाने से काम नहीं चलता, आप कहते हैं नहीं मुझे पुलिस कंप्लेंट करनी है। मान लीजिए ऐसा हुआ है कि आपको शारीरिक कोई क्षति पहुंच गई है, चोट लग गई है, खून आ गया है, आपकी हड्डी टूट गई है, या आपको मारा है, चोट नहीं आई है पर मारा है, या सेक्सुअल अब्यूज हो गया, किसी ने आपको हक कर लिया, पकड़ लिया, किस कर लिया, या फिर कुछ और इसके बियॉन्ड हो गया, तो उन सारे सर्कमस्टांसेस में इमीडिएटली फिर वो कंप्लेंट रजिस्टर होकर पुलिस कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ये तो हुआ कि अगर हमको पुलिस कार्रवाई करनी है। तो अगर हमें पुलिस कार्रवाई नहीं करनी है, जो कि अमूमन तौर पे होता है कि महिला उसी घर में रह रही है और अपने घर वालों के खिलाफ, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे फादर इन लॉ हो, चाहे कोई और इन लॉज हो, पुलिस कंप्लेंट नहीं करना चाहते, तो आप क्या करेंगे, आप 181 पे मिलाएंगे तो 181 पे वो तुरंत आपके एरिया के काउंसलर को फोन दे देंगे, मतलब आपका कॉन्टैक्ट नंबर चला जाएगा बहुत तुरंत प्रभाव से। इनफैक्ट अभी वाला सेशन करने से पहले मैंने एक अटेम्प्ट करी ये वाली कि मैं कंफर्म करूं कितना फास्ट आता है। विद इन 5 या 7 मिनट्स में बस कॉल बैक आ गया काउंसलर का। काउंसलर आपसे डिटेल मांगेंगी और फिर आपको बताएंगे कि क्या सहायता हो सकती है, आपको ये भी बताएंगे आप क्या क्या कर सकते हो। तो ये दो तरीके हैं। और डिटेल तरीके हैं कि आपके पास विमेन, जैसे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर विमेन है, उसमें आप कंप्लेंट कर सकते हैं ऑनलाइन पर जाकर। आपके अपने स्टेट में विमेन कमीशन होते हैं, आप उनको कर सकते हैं। ये ऑनलाइन कंप्लेंट्स हो जाती हैं। विमेन हेल्पलाइन नंबर्स हैं स्टेट के, विमेन कमीशन के जारी करे हुए, उनको भी कर सकते हैं। और हम लोग ये मेधा ये सारे लिंक्स डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, जो भी सुन रहे हैं जिनको जरूरत हो वो उन सबको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जब आप ये कर देते हैं तो उसके बाद कार्रवाई शुरू हो जाती है। ठीक है, वो अभी हम आगे बात कर लेंगे कि वो कार्रवाई कैसे शुरू होती है। पर ये तरीके हैं, आप 100 नंबर डायल करिए, या आप 112 डायल करिए, या आप 181 181 डायल करिए, तो तुरंत आपके लिए कार्रवाई शुरू हो जाती है। आपको रीच आउट करने के लिए ये इजी नंबर्स एक्सेस हैं। उसके बाद कार्रवाई क्या शुरू होती है वो हम आगे बात कर लेते हैं कि आप कैसे करोगे फिर। ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, इसके अंदर कुछ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स की भी बात हुई है, तो हम इनके पास तक कैसे पहुंच सकते हैं? हाँ, तो मैं जो कह रही थी ना कि कार्रवाई कैसे होती है, वो मैं समझाती हूँ कार्रवाई कैसे होती है। कि जैसे मान लीजिए कि आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में आपने ना तो 100 नंबर डायल किया, ना आपने 112 करा, क्योंकि आपको एक तुरंत तुरंत वाली कार्रवाई नहीं करनी थी, और आपने 181 भी नहीं करा कि हो सकता है आपको खुद को नॉलेज है आपको क्या करना है, आप तो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर ही जाना चाहते हैं। ठीक है,
तो उसमें आपके पास तरीका क्या है कि आप सीधा एक सेक्शन 12 में जाकर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं एरिया मैजिस्ट्रेट, जो भी आपका लोकल मैजिस्ट्रेट बनेंगे उस कोर्ट, जो भी कोर्ट है आपका, कोर्ट में जाकर, ठीक है। वो एक एप्लीकेशन है जिसमें आप अपने लिए मांग सकते हैं, आपको जो जो ऑर्डर्स चाहिए वो मैं समझाती हूँ कि ऑर्डर्स के लिए मांग कर सकते हैं, या फिर आप अपने एरिया के प्रोटेक्शन ऑफिसर को रीच कर सकते हैं। एक और टर्म है एक्ट में, सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर्स क्या होते हैं? वो ये कि कोई भी एनजीओ, कोई भी कंपनी जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, या फिर कोई सोसाइटी जो कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड है, वो अपने आप को उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर रजिस्टर करवा सकती है एज अ सर्विस प्रोवाइडर। तो वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे जो कि प्रोटेक्शन ऑफिसर करता है, दोनों सेम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। या तो उस जगह प्रोटेक्शन ऑफिसर्स अच्छी संख्या में हैं, अगर एडिशनली सर्विस प्रोवाइडर्स भी अपने आप को रजिस्टर करवा लेते हैं तो वहां पर आपको सर्विस प्रोवाइडर्स भी हैं। अब रोल क्या है इनका? मान लीजिए मैंने 100 नंबर पे डायल किया, मैं अभी वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में सेक्शन 12 में नहीं गई, या मैंने सेक्शन 12 में एप्लीकेशन डाली, दो ही तरीके हैं। या मैंने नंबर देखा ऑनलाइन जाकर और मैंने अपने प्रोटेक्शन ऑफिसर को फोन कर दिया, मेरे एरिया के प्रोटेक्शन ऑफिसर, वो मुझे ऑनलाइन जाके नंबर ढूंढना पड़ेगा क्योंकि अभी अनफॉर्चुनेटली आपके पास और कोई तरीके से अवेलेबल नहीं है। होना तो ये भी चाहिए कि आप 100 नंबर डायल करके बोले आप मेरे एरिया का प्रोटेक्शन ऑफिसर का नंबर दीजिए, पर अभी हम लोग इस पे काम करेंगे कि ऐसा संभव हो जाए कि हर पुलिस स्टेशन में उनके पास लिस्ट हो वहां के प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की और उनको देना आता हो। पर अज्यूम कर लीजिए कि अगर आपके पास, आपने 100 नंबर डायल किया, आपने उनको अपनी कंप्लेंट लिखवाई अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, पुलिस आ गई, उसमें पुलिस को साथ के साथ प्रोटेक्शन ऑफिसर को भी फोन करना चाहिए, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर जो ऑलरेडी कनेक्टेड है उस थाने से, वो आपके सहायता के लिए अवेलेबल होगा आपको थ्रू पुलिस। अगर आपने 100 नंबर डायल नहीं किया और आपने डायरेक्टली प्रोटेक्शन ऑफिसर को फोन कर दिया है, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर आपसे मिलेंगे, बात करेंगे, आपकी समस्या समझेंगे, आपसे पूछेंगे आप क्या चाहते हैं। आप हो सकता है ये कहते हैं मुझे पुलिस कंप्लेंट करवा के इस बंदे को अरेस्ट करवाना है, उसको सजा दिलवानी है, तो वो कार्रवाई करेंगे, वो आपकी कंप्लेंट भी रजिस्टर करवाएंगे। वो आपको अगर एप्लीकेशन डालनी है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में मजिस्ट्रेट के सामने, वो भी मैं हेल्प करेंगे। आपको लॉयर प्रोवाइड करवाना है, वो उसके लिए भी हेल्प करेंगे। ये एक्ट में रिक्वायरमेंट है कि ये सारी सहायता आपको प्रोवाइड करनी है। उनको अगर कोई लीगल एड दिलवानी है, लीगल असिस्टेंस दिलवानी है, आपको ये बातचीत करके आपको समझाना है कि आपको क्या क्या ऑर्डर मांगने चाहिए। मैं बेसिक्स बताती हूँ क्या ऑर्डर। मान लीजिए आपको पैसों के तौर पे कंप्लीटली रेस्ट्रिक्ट कर रखा है आपके हस्बैंड, आपको 1 रुपया अवेलेबल नहीं है और आपको फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत स्ट्रांगली जरूरी है, तो प्रोडक्शन ऑफिसर आपको समझाएगा कि देखिए आप रजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन डालिए फाइनेंशियल हेल्प के लिए, ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। सिमिलरली अज्यूम कर लीजिए कि आपका हस्बैंड या आपके इन लॉज आपको बहुत धमका रहे हैं या घर से निकालने की बात कर रहे हैं, तो वो कहेंगे कि नहीं, आप अपने लिए इसी घर में अपने रहने की व्यवस्था करिए कि आपको यहाँ रहना आपका हक है, या आपको कहीं और रहना है, आपको यहाँ रहना सेफ नहीं लगता, तो आप ये भी ऑर्डर मांग सकते हैं मुझे कहीं और घर प्रोवाइड करा जाए, 1 कमरा 2 कमरा, जिस भी तरह का आपका राइट है, जिस स्टेटस से आप इस घर में रह रहे हो उसी स्टेटस को मेंटेन करने का हर महिला का राइट है। तो महिला ये एप्लीकेशन डाल सकती है कि मेरा ये स्टैंडर्ड है यहाँ पर लिविंग का, इस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ मुझे एक घर प्रोवाइड करा जाए रेंट पे। अगर वो डिपेंड करेगा उस फैमिली का स्टेटस क्या है, वो कर सकते हैं रेंट खरीद के दे सकते हैं, नहीं तो रेंट पर एटलीस्ट इंटरिम अरेंजमेंट तो आपको रेंट पे मिल ही जाएगा। साथ में आपको मंथली मेंटेनेंस की जो जरूरत है वो, ये सारे सिक्योरिटीज आपको मिल सकते हैं। एक और बहुत जरूरी ऑर्डर आपको मिल सकता है कि मान लीजिए किसी का हस्बैंड या किसी के इन-लॉज है, उनके दफ्तर में जाकर उनको परेशान करते हैं, या वो मान लीजिए कहीं शाम को जिम में जाती है या कहीं क्लासेस लेने जाती है, क्लासेस देने जाती हैं लेने जाती हैं, ऐसा कोई भी उनका रेगुलर वो है और उनके इन-लॉज वहां पहुंच के परेशान करते हैं। कोई बच्चा उसे स्कूल जाकर उसके घर वाले परेशान करते हैं,
कोई पर्टिकुलर रिलेटिव, तो रेस्ट्रेंट ऑर्डर लिया जा सकता है कि आप वहां नहीं जाएंगे, आप वहां नहीं जा सकते। तो आप इस किस्म के रेस्टोरेंट ऑर्डर ले सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट का ऑर्डर ले सकते हैं, शेल्टर का ऑर्डर ले सकते हैं, सेम घर में रहने का ऑर्डर ले सकते हैं कि मुझे यहाँ से नहीं हिलाया जाए। तो इस हर किस्म के ऑर्डर लिए जा सकते हैं और उसमें प्रोटेक्शन ऑफिसर का रोल होता है कि मैजिस्ट्रेट को असिस्ट करें कि मैंने इनके घर जाकर इनकी पूरी हालत देखा है, मैंने रिपोर्ट बनाई है, ये इनकी पूरी सर्कमस्टांसेस हैं और उनको इस किस्म का ऑर्डर देना जरूरी होगा। वो पुलिस को मदद कर सकता है प्रोटेक्शन ऑफिसर, क्योंकि वो आपके संग आपका गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइडेड आपका बंदा है जो आपको देख रहा है, आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है। आपको सहायता देने के लिए, आपको सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक बंदा अवेलेबल करा है, जो नॉर्मली प्रेफरेबली विमेन होनी चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट। और किस किस्म के ऑर्डर्स लेने हैं, क्या करना है, एप्लीकेशन बनानी है, लॉयर को असिस्ट करना है, लॉयर एंगेज करवाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट लॉयर मिलना है गवर्नमेंट के थ्रू, वो सारी हेल्प प्रोवाइड करने का काम ड्यूटी है उनकी प्रोटेक्शन ऑफिसर की है, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हो, आइदर ऑफ देम। आप तो एक फोन करके रिलैक्स हो सकते हैं कि मैंने प्रोटेक्शन ऑफिसर को फोन कर दिया, अब बाकी सारी जिम्मेदारी प्रोटेक्शन ऑफिसर उठाएंगे आपको प्रोटेक्ट करने। तो मैम इसके अंदर मतलब लीगल एड भी प्रोवाइडेड है कि जिसके पास पैसे नहीं हैं लॉयर को एंगेज करने के लिए, सारे प्रोसीजर में पैसा लगता है, तो उसके लिए हमारे पास लीगल एड का भी प्रोविजन है। बिल्कुल, लीगल एड भी, और पैसा तो होगा ही नहीं अगर आपको सीधा सीधा लीगल एड मिल रही है। तो लीगल एड का मतलब क्या है कि अब आपको लॉयर मिल जाएगा, वो लॉयर आपको सलाह भी देगा कि किस किस्म की एप्लीकेशन करनी है, और उस लॉयर के साथ भी प्रोटेक्शन ऑफिसर अटैच रहेगा। जैसा मैं कह रही थी कि आपको कुल मिलाकर केवल एक फोन करना है, तो वो फोन क्या करना है कि उस प्रोटेक्शन ऑफिसर को अपने एरिया का ढूंढ के, अब आप मान लीजिए आप इतने पढ़े लिखे भी नहीं कि आपको प्रोटेक्शन ऑफिसर ढूंढना नहीं आता, आप नहीं जा पा रहे साइट पे ढूंढने के लिए, या महिला इतनी परेशान है कि वो सब कर ही नहीं पा रही है, या बच्चा इतना परेशान है, मतलब फीमेल चाइल्ड इतना परेशान है, तो आपको 100 नंबर डायल करिए या 101 181 181 डायल करिए, और ये सारी सुविधा फिर वहां से मिल जाएंगी आपको, क्योंकि 181 आपके लिए जो अरेंज करता है वो है काउंसलर। वो काउंसलर आपको ये सारी चीजें बताएंगे, और आप उनको बोलिए कि नहीं मुझे प्रोटेक्शन ऑफिसर का नंबर चाहिए, या वो काउंसलर बोलेंगी देखिए मैं ही आपकी प्रोटेक्शन ऑफिसर हूँ, डिपेंड करता है कि वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं। पर हाँ, आपका काम उस एक नंबर को डायल करने पे हो गया है। पॉइंट है कि हम सबको अपना हक मांगना आना चाहिए कि मेरे पास गवर्नमेंट ने सुविधाएं अरेंज करी हैं, मुझे उनको यूज करना आना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि ये सब मेरे लिए बना है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मैम अगर जैसे कुछ केसेस ऐसे आते हैं जिसमें हस्बैंड या इन लॉज या घर वाले एक फीमेल को बोल देते हैं कि तुम घर से निकल जाओ, या उसको धमकी देते हैं कि मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा, हम्म तो उसके पास ऐसा कोई हेल्प वो ले सकती है जहाँ पे वो शेल्टर होम जा पाए, या वो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की मदद ले सके इसमें कि शेल्टर होम वो उसे ले जाए सेफली। देखो, दो चीजें हैं मेरे इसमें। एक ये कि महिला को उनके हस्बैंड ने, या फिर किसी बच्ची को उसके फादर ने या मदर ने, या महिला को उसकी मदर इन लॉ ने, फादर इन लॉ ने, सिस्टर इन लॉ ने, किसी ने भी, मतलब हम इस पे नहीं जाते कि किस रिलेशन ने बोला, वो कोई भी हो सकता है, ये बोला कि घर से निकाल देते। और अमूमन ऐसा होता है कि वाइफ्स या मैरिड लेडीज के संग ये वाला इंसिडेंट होता है, बच्चों के संग तो मेरे को नहीं लगता कि ज्यादा होता होगा, बट मैरिड विमेन ये बहुत फेस करती है कि भाई घर से निकाल देंगे और मैं अब कहाँ जाऊं। कितनी महिलाएं इसलिए सहती हैं अत्याचार की, वो कहती है मैं कहाँ जाऊं, मेरे को तो अब मैंने इसलिए सब सहा कि शादी बचानी थी, शादी बचाना तो दूर की बात है, बट कि मेरे पास कोई और सपोर्ट नहीं था। तो एक बात ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि वो घर आपका भी है, राइट। शादी करते ही, या अगर आप उस घर में पैदा हुए तो वो घर आपका भी है, आपको कोई निकाल नहीं सकता उससे। शेयर्ड हाउस होल्ड एक टर्म है जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में है। शेयर्ड हाउस होल्ड का मतलब वो एक घर जिसको हम शेयर कर रहे हैं,
उन सारे रिलेशन जिसके संग कर रहे हैं उन सबके संग आपका हक जनरेट हो गया है, तो कोई आपको निकाल नहीं सकता है। तो एक बात ये क्लैरिटी होनी चाहिए, मेरा भी घर है, आप किसी के घर में नहीं रह रहे हो। सो ये सोच होती है ना कि मैं अपने पिताजी के घर में रह रही हूँ, या मैं अपने माता जी के घर में रह रही हूँ, या मैं अपने सासू जी के घर में रह रही हूँ, या मैं अपने हस्बैंड के घर में रह रही हूँ, ये ही फॉल्टी सोच। तो सबसे पहली क्लैरिटी ये जरूरी कि आप अपने ही घर में रह रही हैं, आप किसी और के घर में नहीं रह रही, और इसलिए आपको निकाला नहीं जा सकता। ठीक है, तो एक क्लैरिटी ये हो कि कोई कह रहा है मुझे आपके साथ में रहना, तो आप निकले, मैं क्यों निकलूं। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि आपको अगर इस तरह का किसी तरह का भी हैरेसमेंट हो रहा है, लाइक्लीहुड है, लाइक्लीहुड यहाँ पर बहुत इजीली अप्लाई होता है कि मेरे को मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं आपको निकाल दूंगा, अभी लाइक्लीहुड हो गई कि मेरा घर कभी भी छूट सकता है, राइट। मुझे इस लाइक्लीहुड से बचना है, तो मैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में अप्लाई कर सकती हूँ ऑर्डर्स के लिए। तो हमको क्या करना चाहिए, इमीडिएटली एक रेस्ट्रेंट ऑर्डर लेना चाहिए कि देखिए मुझे इस घर से ना निकाला जाए, और क्योंकि कानून समझता है कि ये आपका घर है, इसलिए आपको वहां रहने की, कोर्ट बोलेगा कि नहीं आप इनको नहीं निकाल सकते। पर कई बार क्या होता है कि वो उस विमेन के लिए सेफ नहीं होता उस घर में रहना। मान लीजिए एक हस्बैंड है, या फादर इन लॉ है, या मदर इन लॉ है, कोई भी है जो कि बहुत वायलेंट है, या सेक्सुअल अब्यूज की आपको बहुत ज्यादा लाइक्लीहुड है कि आपके संग कभी भी सेक्सुअल अब्यूज हो जाएगा, तो डिस्पाइट द फैक्ट कि आपका घर है, आपके लिए वहां रहना सेफ नहीं है। तो क्या किया जाए, तो ये करा जाए कि अगर कोर्ट के ऑर्डर मिलने तक मैं वहां रह सकती हूँ, तो मैं वहां रहकर एक ऑर्डर लूँ कि मेरे लिए सिमिलर स्टैंडर्ड का मुझे एक दूसरा घर प्रोवाइड किया जाए। अब इंस्टेंटली तो रेंट पे ही हो सकता है, तो रेंट पे करें। रेंट वो हस्बैंड या वो रिलेटिव पे करेंगे जिनके खिलाफ आप ऑर्डर ले रहे हैं। पर अगर मान लीजिए जैसे किसी वाइफ को रात के 2 बजे उसके हस्बैंड ने मारा, या किसी बच्ची को उसके फादर ने मारा, या किसी लेडी को उसकी मदर इन लॉ ने मारा, अब 2 ऑप्शन है, या तो मार खाइए और वहीं रह लीजिए, जो बहुत लोग करते हैं। पर दूसरा ये भी है कि नहीं, मैं जाके पुलिस कंप्लेंट करूं, या मैं 100 नंबर डायल कर दूं। मैंने 100 नंबर डायल कर दिया, पुलिस आई, उन्होंने उस असॉल्टर को अरेस्ट कर लिया, वो जो भी है, जो भी कैपेसिटी है उसका, वो जो भी रिलेशनशिप है। अब महिला के संग क्या किया जाए, तो या तो वो बंदा अरेस्ट हो गया और अब आप सेफ हो गए, आप घर में रह सकते, या आपके लिए अभी भी रहना सेफ नहीं कि चाहे वो एक बंदा एक अरेस्ट हो गया और बाकी लोग तो हैं घर में, या कुछ और परिस्थिति हो सकती है, तो उस केस में आप शेल्टर होम की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और वो विद इन द पुलिस एंड द प्रोटेक्शन ऑफिसर। आपने 100 नंबर डायल किया, पुलिस ने प्रोटेक्शन ऑफिसर को बुलाया, या आपने 181 डायल किया, उन्होंने आपको काउंसलर से मिलवाया, प्रोटेक्शन ऑफिसर सीन में आया। अब कोर्ट तक जाने वाली तो बात अलग है, पर आपको उसी मोमेंट पे शेल्टर होम में प्रोटेक्शन दिलवाया जा सकता है, अगर वो प्रोटेक्शन ऑफिसर को ये समझ में आ जाता है कि वो केस है जिसमें कि इनको एक शेल्टर प्रोवाइड करना जरूरी है। तो आपके आसपास का जो भी शेल्टर होम होगा, वहां आपको इमीडिएटली शेल्टर मिल सकता है ओवरनाइट। केवल वो परिस्थितियां चेक होने वाली बात है कि ये वो परिस्थितियां हैं जिसमें आपको वहां ले जाया जा सकता है या नहीं ले जा सकते, बट अमूमन ऐसे हर केसेस में फिर शेल्टर प्रोवाइड हो जाता है। उसके बाद आप कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो सकती है, और चीजें हो सकती हैं, आप जितने दिन वहां रहना चाहें, अपनी व्यवस्था करना चाहें कुछ और, पर इंस्टेंट अरेंजमेंट वो हो सकता है, फिर आप बाकी कोर्ट से ऑर्डर ले लें। मैम ये काफी नॉलेजेबल था ये एक सेशन। और था मेधा इसमें कि अगर मान लीजिए कि कोई हस्बैंड अपने साथ किसी लेडी को लेके आ जाता है घर में, ये भी, राइट, ऐसा भी हाँ, तो होते हैं। प्रॉब्लम। हाँ। तो लिव इन है कि हस्बैंड का किसी और के संग रिलेशनशिप है, हम्म। या हस्बैंड यहाँ लेके आ गया, तो बाइगमी हो गई। मतलब अगर मैरिज है तो बाइगमी है, मैरिज नहीं है वो वैसे किसी को लेके आए आउट ऑफ मैरिज, अगर कोई रिलेशनशिप है, तो वो लेडी क्या करे, वो इस केस में भी वो डोमेस्टिक वायलेंस में आएगा, और आप रेस्ट्रेंट ऑर्डर ले सकते हैं कोर्ट से जाकर कि वो लेडी इज नॉट अलाउड कि वो आपके घर में आके रहे। ठीक है, ये रेस्ट्रेंट ऑर्डर भी आप ले सकते हो, पर वो एक्सरसाइज करना आना जरूरी, क्योंकि वो डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन में क्लियरली आएगा। तो
उन सारे केसेस में आप कोर्ट से हेल्प ले सकते हो, आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में हेल्प ले सकते हो। बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि हमको ये समझ में आता हो कि हाँ, एक रिस्पेक्टफुल डिग्निफाइड लाइफ जीना जरूरी है, और उसमें सबसे ज्यादा मदद कोई किसी की कर सकता है तो वो खुद। जब तक आप तय खुद नहीं करोगे कि मुझे एक रिस्पेक्टफुल लाइफ चाहिए और उसको मैं खुद के लिए इंश्योर करूंगी, तब तक बाहर वाला मदद नहीं कर पाएगा। बाहर वाली मदद अवेलेबल है, पर वो तब जबकि आप पहला कदम खुद के लिए खुद उठाएं। और आप पहला कदम उठा लीजिए तो उसके बाद कानूनी तौर पे, सरकारी तौर पे आपके पास चीजें चारों तरफ अरेंज है। बहुत सारी एनजीओज खड़ी है, बहुत सारी एनजीओज। अगर आपको एक बार गूगल पे जाके लिखना भी शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा आपके आसपास बहुत लोग हैं जो कि मदद के लिए खड़े हैं। पर इतना सा है कि आप पहला कदम खुद के लिए उठा लें, और कोशिश करिए कोविड में भी जो अभी हो रहा है उसमें आप घर के बाहर नहीं जा पा रहे, पर घर के अंदर बैठे बैठे 100 नंबर डायल करना तो सबके लिए आसान है ना। 100 नंबर डायल करिए। आप जैसे मैंने बोला 181 डायल कर लीजिए। आपको काउंसलर है, वो काउंसलर अगर नहीं भी आ पाएंगे तो जूम मीटिंग कर लेंगे, किसी और साधन से आपसे बात करके आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लाएंगे कि आप अकेले नहीं। और इतना भी काफी होता है कि जब आपको ये पता होता है ना कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे संग डील करने वाले बहुत सारे हैं, मुझे केवल तय करना है कि मुझे इस लड़ाई को लड़ना है या मुझे अपने लिए अच्छा सराउंडिंग, सेफ सराउंडिंग चाहिए, तो सब ठीक हो जाता है। उतना सा है कि हम सब एक दूसरे को ये बताते रहे कि देखिए, जबरदस्ती अपने आप को टॉर्चर नहीं करवाते रहना है। आपके पास साधन है अपने आप को सिक्योर करने के, इन सब से बाहर आने का, या अपने लिए एक बहुत सिक्योर्ड लाइफ एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का। उतना तय कर लीजिए तो सब पॉसिबल है। थैंक यू मैम, बहुत ही मोटिवेटिंग और इंफॉर्मेटिव सेशन था ये। थैंक यू मैडम। So all stay safe, Mida, you stay safe, and we will keep doing all such sessions, and take care. Good luck to all.